अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ऑफिस में होंगे। क्लास आज हम इस प्रोजेक्ट को तकरीबन कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या करेंगे आज हम, मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के पेज पे। और आपको पता है ये प्रोडक्ट्स मेरी डेटाबेस से फेच होके आ रही हैं। और यहाँ से आप लोग चाहें तो इनकी कैटेगरीज वाइज इनको फिल्टर कर सकते हैं। लाइक मैं चिल्ड्रंस क्लॉथिंग पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे चिल्ड्रंस की कैटेगरी वाले ही प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो मान लेते हैं कि मैं इनमें से ना किसी को क्या करना चाहता हूँ जी, परचेज करना चाह रहा हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये शॉपिंग कार्ट में मेरी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। फर्ज करते हैं मैं अगेन प्रोडक्ट्स के पेज पे जाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये शर्ट्स लेना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है मेरी शॉपिंग कार्ट में अब वो शर्ट भी ऐड हो चुकी है। आप लोग चाहें, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ये जो शर्ट वाली प्रोडक्ट है मुझे इसकी क्वांटिटी 2 चाहिए, तो आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, मज़ीद प्लस कर सकते हैं। और आप फ़र्क नोट कीजिए, यहाँ पे जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रही है। और ये नीचे टोटल क्वांटिटी है, यानी कि 3 और 1 ऊपर, इसी तरह 5 हो सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी जो प्राइस है वो भी अपडेट हो रही है क्वांटिटी के अगेंस्ट। ठीक है, और ये कार्ट अब अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा ना तो वो मुझे पेमेंट की तरफ ले जाएगा। बट गाइस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपको पता है मैं लॉग इन हूँ इस वक्त, इसीलिए मुझे लॉग आउट का बटन शो हो रहा है। अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ ना जी, अब मैं लॉग इन नहीं हूँ। फ़र्क समझना आपने। अब अगेन मैं चलता हूँ जी शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे, ये मेरा शॉपिंग कार्ट का पेज है। ठीक है, अब अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा ना तो वो चेक करेगा क्या कस्टमर लॉगिन है कि नहीं। अगर तो कस्टमर लॉगिन है तो डायरेक्ट पेमेंट पे ले जाएगा। बट अगर कस्टमर लॉगिन नहीं तो पहले लॉगिन करने को बोलेगा। प्रोसीड टू चेकआउट पे करूंगा तो वो मुझे लॉगिन के पेज पे ले आया। बिकॉज जब भी कस्टमर पेमेंट करेगा तो उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। बिना कस्टमर रजिस्ट्रेशन के उसको हम पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा कानून है। अब तो अगर कस्टमर ने पहले अकाउंट बनाया हुआ है हमारी वेबसाइट पे, वो पहले विजिट कर चुका है, तो उस वो लॉगिन कर सकता है। बट अगर कस्टमर फर्स्ट टाइम हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो भाई उससे पहले क्या करना पड़ेगा, देखें, इफ़ यू नॉट रजिस्टर देन साइन अप। तो भाई पहले आप साइन अप करो फिर साइन इन। चूंकि मैंने पहले साइन अप कर लिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये देखें, जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे लॉग आउट का बटन शो हो रहा है, अदरवाइज ये बटन नहीं था शो होना। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। अब मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट पे। तो मेरा प्रोजेक्ट मुझे पेमेंट की तरफ ले जाएगा, पेपाल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ, पेपाल पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, इलीगल है। बट एक हमारे पास पेपाल की एक एपीआई है सैंड बॉक्स के नाम से। ऊपर आप इस चीज़ को ना, इस नाम को रीड करें, सैंड बॉक्स। इसकी मदद से हम लोग डम्मी पेपल अकाउंट बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, sandbox.paypal। वैसे पेपाल की एक्चुअल वेबसाइट क्या है, www.paypal.com, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। बट सैंडबॉक्स डॉट ये जो paypal.com है ना, ये डम्मी, इसमें सारा प्रोसेस हम लोग उससे गो थ्रू हो सकते हैं कि किस तरह पेमेंट की, पेपाल की पेमेंट की जाती है, हम उस प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने sandbox.paypal डम्मी यूज़ की है। ओके, और वही जो उसने प्राइस है ना, अगर मैं आपको वापस लेके आऊँ तो ये 2000 बना है मेरे पास, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया डॉलर में, क्योंकि पेपाल जो है ना वो डॉलर पे पेमेंट लेता है। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ है ये अभी आज इसी पे हम सारी बात करेंगे। ठीक है जी, तो उसने बता दिया कि भाई $9 जो है ना यूएसटी। ओके, अब मैं करता हूँ पे नाउ पे। जी, यू पेड $9। ठीक है जी, मेरी पेमेंट हो चुकी है। अब मैं करता हूँ रिटर्न टू मर्चेंट, वापस जाता हूँ, पेमेंट डन हो चुकी है मेरी, प्रोडक्ट्स मैंने ले ली, पेमेंट भी डन होगी। अगेन शॉपिंग कार्ट का पेज ओपन हुआ है, लेकिन अब ये उस तरह से नहीं होगा। अब ऊपर देखें योर ऑर्डर, उसने मेरे ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन दी है। जैसे आपको पता है, आप लोग कहीं मॉल पे जाए या चेजअप पे जाए तो आपको इनवॉइस मिलती है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी तरतीब सेटिंग हटके होती है, बट ये इनवॉइस है जी, अब आपकी इनवॉइस है योर ऑर्डर। और उसने डिटेल बता दिया कि आपने ये प्रोडक्ट्स ली हैं, ये प्राइस बने हैं, इतनी क्वांटिटीज आपने ली हैं। अब देखें, मैं क्वांटिटी ऐड या माइनस नहीं कर सकता क्योंकि ये शॉपिंग कार्ट थोड़ी है।
ये तो इनवाइस है ना, डिटेल मुझे बता दी गई है, ये भी रिमूव हम यहाँ से इसको भी हटा देंगे। और उसने बता दिया कि पेड है, आपने ये पेमेंट कर दी हुई है सी। तो ये सारे प्रोसेस को हम आज की डेट में समझेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। वापस प्रोडक्ट के पेज पे आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, ठीक है जी। तो ये आपको पता है शॉपिंग कार्ट में जो कि पहले जो प्रोडक्ट्स वो भी नज़र आ रही हैं। चले मैं ये दो प्रोडक्ट्स रहने दे रहा हूँ। यहाँ तक हमने बात कर ली होती, लेकिन जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, यहाँ से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ से वन बाई वन हम कंसेप्ट और फंडे को समझेंगे कि भाई ये जो प्रोसीड टू चेकआउट बटन लगा हुआ है ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। इससे पहले आपने दो काम करने हैं डेटाबेस में। डेटाबेस पे चलते हैं हम लोग। और गाइस हमें अब दो चीज़ें चाहिए, दो टेबल आपने क्रिएट करने हैं। एडमन आपने क्रिएट किया हुआ है, कैटेगरी क्रिएट किया हुआ है, कस्टमर भी क्रिएट है और प्रोडक्ट भी हमारा क्रिएटेड है। बट ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल ये दो ऐसे टेबल हैं जो हमने पहले क्रिएट नहीं किए थे। आप राइट क्लिक करें, इसके डिज़ाइन पे जाएं, आपको समझा देता हूँ मैं। ये जो टेबल है, ठीक है, ऑर्डर के टेबल पे आपने ऑर्डर की आईडी जो कि प्राइमरी की के तौर पे लेनी है। इसके बाद ऑर्डर डेट, मुझे पता हो कि मेरा ऑर्डर किस डेट को हुआ है। ओके, इसके बाद ऑर्डर स्टेटस, यानी कि ऑर्डर पेड है या अनपेड है, तो ऑर्डर का स्टेटस है। और कस्टमर एफआईडी का मतलब है कि किस कस्टमर ने ऑर्डर किया। तो इसका मतलब ये होगा कि इस टेबल में जो रिलेशनशिप्स होंगे ये प्राइमरी की वाला रिलेशनशिप है और ये फॉरेन की का रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप क्रिएट करने अब आपको बहुत अच्छे से आते हैं। यानी कि कस्टमर एफआईडी का मतलब है कि जो कस्टमर के टेबल में प्राइमरी की है और यहाँ पे एज फॉरेन की है। ओके, नेक्स्ट चलता हूँ, ऑर्डर डिटेल का टेबल आपको समझाता हूँ। इसमें जो ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल होगी। अब आप इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर डिटेल आईडी होगी, चूंकि टेबल की प्राइमरी की जरूरत है। ये ऑर्डर ऑफ आईडी यहाँ पे क्यों है, ऑर्डर ऑफ आईडी का फिर ये रिलेशनशिप है इसमें, ये फॉरेन की के तौर पे आई हुई है। ऑर्डर ऑफ आईडी का यहाँ पे पर्पज ये है कि भाई मैंने किस ऑर्डर की डिटेल लेनी है, यानी कि किस ऑर्डर की डिटेल। ये अब ऑर्डर हो गया, पिछले टेबल पे चले ना, अब ये देखें इस टेबल पे क्या हुआ था कि ऑर्डर की आईडी थी, ऑर्डर डेट, किस डेट को ऑर्डर हुआ और ऑर्डर का स्टेटस क्या है, पेड है या अनपेड है और किस कस्टमर ने किया। बट अभी इसकी डिटेल नहीं है। डिटेल से क्या मुराद है, मेरा सवाल है कि जो भी कस्टमर ने, यानी कि इस कस्टमर ने इस डेट को जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में प्रोडक्ट कौन सी थी। समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो उसके लिए मैंने अलग टेबल बनाया है कि भाई ऑर्डर की मुझे डिटेल चाहिए। डिटेल से क्या मुराद है, कस्टमर ने क्या लिया, कस्टमर ने क्या लिया, ये चीज आपने जहन में रखनी और वापस आ जाए। तो इसलिए उस ऑर्डर की एफ आई डी थी, व्हाट इट। अभी देखें प्रोडक्ट एफ आई डी, मैंने वही बात की ना कि भाई कस्टमर ने क्या लिया, ये चीज। उसके बाद ऑर्डर की परचेज प्राइस, सॉरी सेल प्राइस और परचेज प्राइस। ये सेल प्राइस है ऑर्डर की और ये परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस और सेल प्राइस में क्या फर्क है, मिसाल के तौर पे अगर एक शॉपकीपर है वो पहले चीज को परचेज करता 4 रुपए में, आगे सेल करता 6 रुपए में, उसको प्रॉफिट कितनी हुई, 2 रुपए। तो मैंने प्रॉफिट भी निकालनी है, तो इसलिए प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एक परचेज प्राइस ली और एक, गाइस क्या ली हमने, सॉरी एक परचेज प्राइस ले ली और एक हमने सेल प्राइस ले ली। ये आप समझ चुके हैं इस चीज को। ओके, लास्ट में क्वांटिटी है कि कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया उसमें क्या क्वांटिटी थी, क्या उसका तरीकाकार था। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, ये दो टेबल आपने लेने हैं, एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर डिटेल का। ऑर्डर के अंदर रिलेशनशिप ऑर्डर आईडी प्राइमरी की और ये फॉरेन की है, कस्टमर के टेबल से आई हुई है। इसमें रिलेशनशिप कौन से है, प्राइमरी की है जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आईडी ऑर्डर के टेबल से प्राइमरी की के तौर पे आई हुई है, ठीक है। और प्रोडक्ट एफ आई डी ये प्रोडक्ट के टेबल से आई हुई है, ठीक है। इसमें दो फॉरेन की है हमारे पास ये वाली और एक प्राइमरी की है ऑर्डर डिटेल की। तो ये रिलेशनशिप आपने ध्यान में रखने हैं। रिलेशनशिप्स को आप ऐसे भी चाहे तो देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये जी कंस्ट्रेंट्स है जी, देखें प्राइमरी की उसने बता दी और ये दो फॉरेन की हैं इस टेबल पे। अच्छा,
ये नाम आप चेंज कर सकते हैं फॉरेन कीज के, आपको पता है। चले मैं ये डाटाबेस में आपने ये 2 टेबल क्रिएट कर, अच्छा कोशिश क्या करें, मैंने वैसे ये चीज़ नहीं की हुई क्योंकि मेरे से एरर्स नहीं आते, आप लोगों के बार बार एरर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं, तो आपने कोशिश करने के इन सब को ना चेक कर देना प्राइमरी की के अलावा, ठीक है। तो कोशिश क्या करें, इससे क्या होगा कि आपके एरर्स नहीं आएंगे। दोनों टेबल्स पे आपने ये काम करना है, अलो नल कर देना सबको, अगर आपने एरर और बग से जान छुटानी है तो। चले ये डाटाबेस में चेंजिंग थी। अब आते हैं, मैं आपको ना सबसे पहले इसके लॉजिक पे लेके चलता हूँ, ठीक है। इस वक्त मैं कार्ट के पेज पे हूँ। ओके गाइस, अब हम इस फंडे को समझने के लिए यहाँ से अपना कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट से, ठीक है। तो मैं अपने कार्ट के पेज पे जा रहा हूँ और प्रोसीड टू चेकआउट का जो एक्शन है उसे तलाश करता हूँ। ये है जी प्रोसीड टू चेकआउट का एक्शन। क्या होगा जब भी इस पे क्लिक हो तो होम के अंदर मैंने एक एक्शन बनाया हुआ है पे नाउ का, तो होम के अंदर पे नाउ का एक्शन चल जाएगा। तो फटाफट क्या करते हैं, होम कंट्रोलर में पे नाउ के एक्शन पे चलते हैं। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ डायरेक्ट पे नाउ जी, ये पे नाउ का एक्शन है। अच्छा सबसे पहले आप हैरान हो जाएंगे, ये इफ और सेशन आईडी भला क्या चीज़ है, ठीक है। इफ सेशन आईडी ये भला क्या चीज़ है, चले तो मैं आपको फौरन फटाफट इसकी तरफ ले जाता हूँ। अच्छा थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखिएगा, मैंने बोला अगर सेशन आईडी, ये सेशन आईडी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ये प्रोसेस होगा, ओके। सेशन आईडी नॉट इक्वल टू नल है तो ये प्रोसेस होगा, बट अगर सेशन आईडी नल है तो एल्स चलेगी। और एल्स का क्या मतलब है कि भाई कस्टमर के लॉगिन वाले एक्शन पे चले जाओ। आपको पता है हमने बात की थी, मैंने बोला था कि प्रोसीड टू चेकआउट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो देखेगा कि कस्टमर लॉगिन है कि नहीं। अगर तो कस्टमर लॉगिन होगा तो डायरेक्ट पेमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे, बट अगर कस्टमर लॉगिन नहीं होगा तो पहले वो उसे लॉगिन करने का बोलेगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए मैं लॉग आउट कर देता हूँ ना इस चीज़ को, ठीक है। मैं लॉग आउट कर दूंगा तो जब मैं, सॉरी गाइस एक सेकंड, अगेन मैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ आपको ये चीज़ समझाने के लिए। होम के अंदर चले मैं इंडेक्स वाला एक्शन चला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चले तब तक मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। मैंने बोला सेशन आईडी, ये सेशन आईडी पता क्या है, जब हमने कस्टमर को लॉगिन करवाया था ना तो कस्टमर की डिटेल यानी कि कस्टमर की लॉगिन की आईडी मैंने सेशन आईडी पे रखवा दी हुई है, ओके। तो अगर तो कस्टमर लॉगिन होगा तो इसका मतलब है कि सेशन आईडी में कुछ ना कुछ होगा ना। तो अगर तो सेशन आईडी में कुछ होगा तो ये इफ ट्रू हो जाएगी, और जब इफ ट्रू होगी तो ये प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर इफ ट्रू नहीं होती इसका मतलब क्या है कि कस्टमर लॉगिन नहीं, और जब कस्टमर लॉगिन नहीं तो मैं कौन से एक्शन पे लेके गया, कस्टमर के लॉगिन के एक्शन में। अब मैं सबसे पहले ये स्टेप समझाने से पहले आपको सेशन आईडी की डिटेल समझा देता हूँ। तो आप जरा जाए कस्टमर के कंट्रोलर में लॉगिन वाले एक्शन पे, देखें कस्टमर का कंट्रोलर है और लॉगिन का एक्शन है, और आपने पहले सेशन आईडी ही क्रिएट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आके ना आप लोगों ने डरना नहीं है। मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। एक वेरिएबल का नाम है कस्ट के नाम से, या आई थिंक आपने पहले भी लिया था। एक वेरिएबल आईडी और एक वेरिएबल आई डबल डी है। अच्छा तीनों लाइन ऑफ कोड को समझ लेते हैं। डीबी यानी कि डेटाबेस में जाओ, कस्टमर का टेबल होगा वहां पे, वेयर एक्स वेरिएबल है, तो मैंने बोला एक्स डॉट कस्टमर ईमेल। अच्छा वैसे ये चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ, अब मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ और इनमें इन तीनों लाइन ऑफ कोड में फ़र्क समझा रहा हूँ। कि जाहिर बात है कि जब कस्टमर लॉगिन होगा तो आपको पता, अगर आप उस पुराने फंडे को याद करें तो सबसे पहले कस्टमर क्या होता है, रजिस्टर होता है, साइन अप होता है, साइन अप के बाद कस्टमर साइन इन होता है। और जब कस्टमर साइन इन होता है ना तो उसके ईमेल और उसका पासवर्ड उसके रजिस्ट्रेशन वाले ईमेल और पासवर्ड से मैच किया जाता है। अगर तो मैच हो जाए तो हम समझेंगे कस्टमर अथेंटिक है, वैलिड है। बट अगर मैच ना हो, मिस मैच हो, तो हम उस कस्टमर को लॉगिन की इजाज़त नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को, हम बोलेंगे ना
कि भाई आपने यूजर नेम और पासवर्ड गलत एंटर कर दिया। अगर आप इस चीज को समझ पाए तो यही चीज है कि यहाँ से जो अब डिटेल आएगी ना, यानी कि ये तो डेटाबेस में जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त ईमेल एंटर हुआ था ये वो है। और मैंने कहा कि c.customer ईमेल से मैच करो, यानी कि जो डेटाबेस में ईमेल है और जो कस्टमर ने अभी अभी एंटर किया है उसको मैच करो। और सिर्फ ईमेल को मैच ना करो, इसी तरह तुम डेटाबेस के पासवर्ड और कस्टमर ने जो अब तुम्हें पासवर्ड दिया उसको मैच करो और डॉट काउंट करो। डॉट काउंट का क्या मतलब है कि डेटाबेस में जाकर देखो, अगर तो रिकॉर्ड मैच करता है तो काउंट 1 हो जाएगा। सिंपल, काउंट क्या कर देगा, यस होगा तो 1 कर देगा, नहीं होगा तो 0 कर देगा ऑफ कोर्स। अब नीचे वाली लाइन भी यहां तक सेम है, देखिए यहां तक सेम है ऊपर वाली लाइन की तरह, बट आगे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट कर लो, वी अगेन वेरिएबल है कोई भी रख सकते हैं, कस्टमर की आईडी किस टेबल से, यानी कि कस्टमर के टेबल से मैंने कस्टमर की आईडी को सिलेक्ट किया और कुछ नहीं किया। आपको पता है हमने वो डेटाबेस में सिलेक्ट की क्यूरीज होती हैं, इसके अलावा डिलीट की क्यूरीज होती हैं, अपडेट की क्यूरीज होती हैं डेटाबेस की जो ना फंडामेंटल्स में। और इसके बाद फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब क्या था कि फर्स्ट और डिफॉल्ट पहली ही रो में आप डेटाबेस से रीडिंग स्टार्ट कर दो और जैसे ही तुम्हें ये रिकॉर्ड मैच हो जाए उसमें से तुम कस्टमर की आईडी को सिलेक्ट कर लो, बस बाकी सारे का सारा फंडा वही है। अच्छा, नीचे वाली लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं, आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूँ इसमें मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या db डॉट कस्टमर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, यानी कि फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट को यहाँ पे मैंने एंड पे यूज कर दिया, ये भी मेथड ठीक है, और नीचे मैंने शुरू पे यूज कर लिया। ओके, अब नीचे आते हैं। मैंने यहाँ पे सेशन 2 क्रिएट किए हैं गाइज। मैंने कितने सेशन क्रिएट किए हैं, 2। एक सेशन मैंने रखा है CID, ठीक है, और नीचे मैंने सेशन यूज किया CIDD वाला। अच्छा, CID के अंदर मैंने आईडी यूज कर ली है, ये वाली आईडी, ये चूंकि वेरिएबल आपको याद है, और CIDD में मैंने ये नीचे वाला वेरिएबल, ये वाली IDD यूज की है, ठीक। अब मजीद नीचे हैं, अभी आपके अंदर कोई इम्बिग्युइटी रह चुकी होगी, अभी मैं एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ, मजीद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला इफ काउंट, अब काउंट ये सॉरी कस्ट है, ये कस्ट ये वाला है, ये वाला कस्ट कौन जिसने काउंट करना था रिकॉर्ड में। तो मैंने बोला अगर काउंट ग्रेटर देन 0 के है, इसका मतलब है कि डेटाबेस से रिकॉर्ड मिल चुका है उसे, ठीक है। तो जो भी कस्टमर, यानी कि कस्ट इक्वल टू सेशन आईडी, तो जो कस्टमर की डिटेल होगी ना वो आईडी में आ चुका है, यानी कि सेशन आईडी में कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 होगी। मिसाल के तौर पे कस्ट में 1 है तो सेशन आईडी में 1 हो जाएगा, और अगर कस्ट में 0 था तो ये इफ आपकी चलेगी नहीं, एल्स चल जाएगी, और एल्स रिटर्न व्यू कर देगी। रिटर्न व्यू से क्या मुराद है कि वो लॉगिन से आगे प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं करेगी। तो कस्ट में 1 होगा तो सेशन आईडी 1 हो जाएगी, और रिटर्न रीडायरेक्ट एक्शन मैंने करवा दिया होम के अंदर कार्ट का पेज ओपन हो जाए। तो ये बेसिकली हमारा ना लॉगिन जो हमने पहले वीडियोस में किया हुआ था, ये वही चीज़ है। बस एक चीज़ मैंने ऐड की है, ये 2 सेशन मैंने ऐड किया, इनमें से आपको ये एक यूज़ कर लें, ऊपर में से किसी एक को रिमूव कर दे, इन दोनों लाइन ऑफ कोड में से। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पे चले मैं आपको लेके चलता हूँ। देखें, कस्टमर लॉगिन होता है, ठीक है। जैसे ही कस्टमर लॉगिन होगा तो आपने ऊपर नैव बार में नोट करना है, लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन किया, ये देखें लॉग आउट आ गया। जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो वो जो कि कस्टमर लॉग आउट हो चुका है, तो वो लॉगिन वाला लॉग आउट वाला बटन भी रिमूव हो चुका है। इस चीज को समझ पा रहे हैं, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉग आउट शो हो रहा है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, लॉग आउट का बटन ही शो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ पे ले आया है, ये शॉपिंग कार्ट पे ले आया है। ये देखें, अगर तो भी लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो तुम होम के कार्ट वाले पेज पे ले आओ। बट ये जो फंडा है ना कि मैं लॉग आउट करता हूँ तो लॉग आउट का बटन गायब हो जाता है, ये कैसे होता है, ये इतना आसान है। ये इन दोनों में से किसी एक से हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, चूंकि अगर आप नोट करें ना गाइस, तो ये चूंकि मेरे किस में था, ये हमारे लेआउट पेजेस पे है। नैवबार कहाँ पे है, लेआउट पेजेस पे। तो मैं लेआउट पेज पे लेके जा रहा हूँ आपको, बस लेआउट पेज पे लेके आ गया, और यहाँ से नीचे मैं सेशन को तलाश करता हूँ। ये इफ, बस इस इफ से काम होगा। ओके, मैंने ये बोला सेशन आईडी, ये सेशन आईडी अब मैंने आपको दिखा दी है। अगर सेशन आईडी इज नॉट इक्वल टू नल तो तब तुम लॉग आउट का पेज शो करवाओ। ओके, देखें कितनी मजे की चीज है। मैंने बोला
अगर सेशन आईडी नल नहीं तो ये मतलब मैंने इफ के अंदर उस जो है लिंक को ले लिया। तो जैसे ही ये इफ फॉल्स होगी तो आपको पता है कि कंपाइलर इस कोड को स्किप कर देगा। उम्मीद करता हूं आप ये बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन ऑफ कोड की मदद से आपको ये कारनामा नजर आ रहा है कि हम लॉगिन करते हैं। सॉरी मैं साइन अप पे चला गया, अगेन मैं लॉगिन पे आता हूँ। लॉगिन करते हैं तो लॉगआउट शुरू होता है। ठीक है, लॉगआउट शो होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का कमाल है, अगर तो सेशन नल है तो फिर तो ये चीज शो ही नहीं होगी ना लॉगआउट वाली, और अगर सेशन नल नहीं होगा तो ये आपको लॉगआउट। अब लॉगआउट में क्या होगा, मिसाल के तौर पर जब मैं लॉगआउट करता हूँ तो कौन सा एक्शन चलता है? लॉगआउट करने से कस्टमर का लॉगआउट का एक्शन चलता है। तो मैं आपको चलता हूँ जरा कस्टमर के कंट्रोलर पे लॉगआउट का एक्शन दिखा देता हूँ। ये भी आप बस ये लॉगआउट का इतना सा एक्शन है। सेशन आईडी को नल कर दिया मैंने। कौन सी सेशन आईडी? ये वाली सेशन आईडी। ठीक है, सेशन आईडी इसको मैंने नल कर दिया और रिटर्न रीडायरेक्ट एक्शन कर दिया हमने कस्टमर के लॉगिन के पेज पे चले जाओ। तो ये आपने क्रिएट कर लेना जस्ट लॉगआउट का एक्शन। लॉगिन का एक्शन आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है कस्टमर के, और इसी तरह आपने एडमिन का लॉगआउट क्रिएट कर लेना। दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है, शायद मैंने पहले भी बताया, जो हम किसी भी पेज पे यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है जैसे मैंने लेआउट पेजेस पे सेशन यूज कर लिया, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके प्रोजेक्ट के किसी भी पेज पे यूज हो सकता है। इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं ऐसा कि जो प्रोजेक्ट के किसी और पेज पे यूज हो सके, उनका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं सेशन को, और इसमें किसी भी किस्म की जो वैल्यू है वो स्टोर हो सकती है। अच्छा, अब वापस आते हैं। अभी तक हमने क्या फंडा समझा कि जो प्रोसीड टू एक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्रोसीड टू एक्शन पे सबसे पहले चेक होगा कि कस्टमर लॉगिन है कि नहीं। अगर तो कस्टमर लॉगिन है तो पेमेंट की तरफ प्रोसेस मूव करेगा। अगर कस्टमर लॉगिन नहीं है तो वो पहले उसे लॉगिन करने को बोलेगा। अब तक हमने ये चीज सीखी। चले जी, मान लिया कस्टमर लॉगिन था, अब नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, तो ये वो इफ था। ये इफ किस लिए था? कस्टमर का लॉगिन चेक करने के लिए। तो डेटाबेस में मेरे पास टेबल जिसका नाम है ऑर्डर, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये मेथड है। नेक्स्ट, एक सेकेंड डेटाबेस की तरफ लेके चलता हूँ। और जो ऑर्डर के टेबल था ना, ये ऑर्डर का टेबल है मेरे पास। ठीक है, ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी, आपको पता है, इसको हम ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑर्डर की डेट है इसमें, और ऑर्डर का स्टेटस है, और नंबर 3 कस्टमर की FID। ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। ऑर्डर डेट मैंने रखा डे टाइम डॉट नाउ, यानी कि सिस्टम की जो करंट डेट के मुताबिक। ये ASP यानी कि C# के अंदर लाइब्रेरी है, ठीक है, जो आपके सिस्टम की करंट डेट को उठा लेती है। तो मैंने सिस्टम की करंट डेट को किसके बराबर कर दिया? O डॉट ऑर्डर डेट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो ऑर्डर डेट है ना और ये वाला ऑर्डर डेट, ये स्पेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेम स्पेल के साथ। और आपको पता है C लैंग्वेज केस सेंसिटिव भी है। ऑर्डर स्टेटस मैंने पेड कर दिया, ठीक है, पेड है कि अनपेड है, ये 2 चीजें। नंबर 3 कस्टमर की FID। यहाँ पे तो 3 चीजें थी, कस्टमर की FID। तो मैंने कस्टमर की FID सेशन CID, देखें अब वो यूज हो है सेशन CID। अगर मैं आपको सेशन CID क्या था मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखें, ये है जी सेशन CID, और इसके अंदर मैंने ये वाली आईडी रखी है। तो इट्स मीन ये वाली लाइन आपने यूज करनी है, नीचे वाली बेशक ना यूज करें। ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया। देखिए, इसलिए मैंने डॉट सिलेक्ट कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया। भला क्यों? क्योंकि मैंने कस्टमर की FID को इन फ्यूचर यूज करना था यहाँ पे। ठीक है, तो सेशन CID में अब ये कस्टमर के FID की जरूरत क्यों पेश आई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस कस्टमर ने ऑर्डर किया मुझे पता होना चाहिए। उस कस्टमर की आईडी चाहिए कि भाई किस कस्टमर ने ऑर्डर किया। तो ये चीज जरूरी है जानना मेरे लिए कि किस कस्टमर ने ऑर्डर किया। तो वो मैंने सेशन में रखवा दी थी वो आईडी, जिस कस्टमर ने, जो कस्टमर लॉगिन हुआ था और उसी ने ऑर्डर किया ऑफ कोर्स। और ये टाइप कास्टिंग है इंटीजर में, मैंने चूंकि इंट में इसलिए की कि इसकी डेटा टाइप इंट है, और कस्टमर FID की डेटा टाइप इंट है, तो इसलिए मैंने टाइप कास्टिंग उसकी इंट कर दी। अगर ये स्ट्रिंग में होती तो फिर मैं टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग में करता। टाइप कास्टिंग अगेन प्रोग्रामिंग का छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ये 3 चीजें थी, मैंने टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस टेबल में ये तीनों वैल्यूज पुट करवा के, ठीक है,
और ये जो ओ था ना मेरे पास, ये ओ को आपने ध्यान में रखना है। ये ओ जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, मैंने ओ को एक नए सेशन में रखवा दिया और उस सेशन का गाइस मैंने नाम रखा सेशन ऑर्डर। अब ये सेशन ऑर्डर इन फ्यूचर यूज होगा। और नीचे है ये देखें, इस सारे काम करने के बाद मैंने बोला रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट, ठीक है। कहां पे? अब ये लाइन ऑफ कोड मैं आपको गाइस सेंड कर दूंगा ऐसे, इसको आपने समझना और आपने इसमें जो चेंजिंग की मैं कंप्लीट लाइन आपको सेंड करूंगा एंड तक। जो चेंजिंग आपने करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक आपने हर चीज, ये देखें यहां पे ना पहली चीज, और आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, दो चीजें होगी अब हमारे पास यहाँ पे, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, दोनों में भला क्या फर्क है? पर्सनल अकाउंट किस अकाउंट से पेमेंट जा रही है और बिजनेस अकाउंट किस अकाउंट को पेमेंट जा रही है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किस अकाउंट से पेमेंट जा रही है, बिजनेस अकाउंट किस अकाउंट को पेमेंट जा रही है। तो बिजनेस मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो गाइस ये राना जुबैर 321@gmail.com, ये मेरा पेपाल का बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब पेपाल का बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपने, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बट आप यही मेरा यूज कर लें फिलहाल, आप यही यूज कर लें, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे, अभी आप लोग उस चीज की तरफ टाइम वेस्ट ना करें। तो डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख दें बिजनेस इक्वल टू राना जुबैर 321@gmail.com, ठीक है। बाद में आप लोग जब अपना बिजनेस अकाउंट पेपाल का क्रिएट कर लेंगे तो तब आप वो यूज कर लें, फिलहाल आप इसी को यूज कर लें। मतलब है कि इस अकाउंट में पेमेंट जाएगी और आपने परेशानी होना कि ये कौन सा एक्चुअल पेमेंट मेरे अकाउंट में जा रही है, ठीक है। एक्चुअल पेमेंट नहीं जाएगी, ये डमी सब कुछ हो रहा है, इनका कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। एंड आइटम नेम यहां पे मैंने लिखा हुआ है फूड फन, ओके। आप लोगों ने यहां पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना, मिसाल के तौर पे ये मेरे पुराने प्रोजेक्ट का नाम था फूड फन, अब के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है ना वो आपने कर लेना है, ठीक है। फिलहाल मैं फूड फन ही रहने दे रहा हूँ। ये दो चेंजिंग मैंने आपको बता दी, एक आपने यहाँ से जस्ट ईमेल चेंज करना और कुछ नहीं करना, फिलहाल आपने यही ईमेल रखना है, बट मैंने इसका कंसेप्ट आपको समझा दिया। फूड फन की जगह पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना। तीसरी चीज ये चेंज आपने करना, HTTP लोकल होस्ट 44338 होम ऑर्डर बुक्ड, यहां से लेके यहां तक ये चीज, ये मैं आपको एक दफा क्लियर चीज बता रहा हूँ, सॉरी वापस चलता हूँ, यहां से लेके जी ये HTTP से लेके ये देखें जितने कोड को ना मैंने हाईलाइट किया, इसको आप जरा एक दफा देखें ध्यान से, ये भला क्या चीज है, ये आपने चेंज करनी है। बाकी ये कंप्लीट लाइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। वापस चलते हूँ आपको प्रोजेक्ट पे लेके, और आपने ऊपर गौर करना है, लोकल होस्ट 44338 लोकल होस्ट, और इससे पहले HTTP लगाना, प्रोटोकॉल नहीं बोलना, 44338, ठीक है। और होम और कार्ड, अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है, अगर मैं ब्लॉग के पेज पे क्लिक करूँ तो होम के बाद यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे भला मैंने क्या किया है, मैंने होम के बाद ऑर्डर बुक्ड ये पेज कॉल किया, और ये पेज आप लोगों ने अभी नहीं बनाया, मैंने बनाया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ऑर्डर बुक्ड का पेज क्रिएट करना है, ठीक है। बाकी आपने यहाँ से URL उठा लेना है, ये देखें HTTP के साथ आपको सारा URL मिल रहा है, HTTP लोकल होस्ट 44338 होम के बाद ब्लॉग का पेज है, बट मैंने होम के बाद कौन सा पेज लिया, ऑर्डर बुक, ये पेज हम लोग क्रिएट कर लेंगे, तो वो आपने वहां से एज इट इज लाइन उठा के यहाँ पे रख लेनी है, क्योंकि आपका लोकल होस्ट कोई और हो सकता है, मेरा लोकल होस्ट कोई और है। इसके बाद ये चीज लास्ट पे प्लस, और ये चीज आपने ये भी बल्कि नहीं चेंज करनी, ऐसी रहने देनी है, डबल डॉट पार्स, ये डबल डॉट पार्स ये इंट डॉट पार्स है ना, जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये डबल इंटीजर की ही फैमिली है, बट इसकी लेंथ ज्यादा होती है, तो ये डाटा टाइप है, डबल डॉट पार्स कन्वर्ट करेगी। एक सेशन मैंने लिया टोटल अमाउंट एस के नाम से, टोटल अमाउंट एस, और इसको पहले डॉट टू स्ट्रिंग किया हुआ है, यानी कि सेशन को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, ये फंड है। और मैंने डिवाइड किया
220 से, ये 220 आज की डॉलर की प्राइस है। तो मैंने जो टोटल अमाउंट थी उसको 220 यानी कि जो भी आपकी डॉलर की प्राइस है ना उस पर डिवाइड किया। और ये भला क्यों किया, ये देखिए, ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ। शॉपिंग कार्ट पे आए आप, यहाँ पे ये देखिएगा, तो अमाउंट कितनी है 800, मजीद ऐड कर देता हूँ, अब कितनी है 1600। बट अगर मैं लॉगिन, अभी मैं लॉगिन नहीं, मैं लॉगिन कर लेता हूँ खुद को, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा सी टू चेकआउट करूंगा तो ये 1600, ये 1600 है। ये अगर आप लोग नोट करें, मैं आपको बात समझाऊं अब यहाँ पे आके। तो गाइज ये वो चीज़ है जो मैंने सेशन टोटल अमाउंट है, यानी कि इस 1600 को मैंने सेशन पे स्टोर करवा लिया और उस सेशन का मैंने नाम क्या रखा है, टोटल अमाउंट एस, बस, ठीक है। इस सेशन का मैंने ये नाम रखा है और इसको पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था, इसलिए हमें उसको इंट में इंटीजर फैमिली में कन्वर्ट करवाना पड़ा। और जब मैं 1600 को, ये मेरी टोटल अमाउंट बनी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट क्या है 1600। प्रोसीड टू चेकआउट करूंगा, तो अब ये पेपाल पे मुझे लेके आ चुका है और ऊपर देखें $7.27, जी ठीक है। तो जब उस अमाउंट को 1600 का आप 220 पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 7.27 यूएसडी डॉलर ही। यहाँ पे आप वैल्यू वक्त के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट लाइन थी जो आपको मिल जाएगी, जो जो मैंने चेंजिंग बताई है बस आपने वही करनी है, मजीद चेंज नहीं करना। अब ये काम करने के बाद होगा क्या, असल चीज की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। तो एक नया हम लोगों ने एक्शन बना दिया, जिस एक्शन का नाम है ऑर्डर बुक्ड। बस ये चीज समझ लें और काम खत्म। कौन सा एक्शन है जी, ऑर्डर बुक्ड। तो पेपैल बाद में ऑटोमेटिक उसे रिटर्न करवा देगा ऑर्डर बुक्ड को, ठीक है। और ऑर्डर बुक्ड पे लेके आता हूं मैं आपको, ये सेक्शन का नाम है जी ऑर्डर बुक्ड, और ये लास्ट वाली चीज है, बाकी किस्सा खत्म। क्या नाम है जी, ऑर्डर बुक्ड। अच्छा जी, ऑर्डर बुक्ड के मैं आपको व्यू पे लेके चलता हूँ, व्यू भी दिखा दूँ, हसरत ना रह जाए आपकी। पहले आपको व्यू समझा देता हूँ, फिर आपको इसका मैं एक्शन समझा देता हूँ। गो टू व्यू पे जा रहा हूँ जी, एट द रेट यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग डॉट मॉडल, ठीक है। आपको पता है मैंने अपने प्रोजेक्ट का मॉडल यूज किया आगे। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज चले समझा देता हूँ। ये जो पेज है ना ऑर्डर बुक्ड का, ये ऑर्डर बुक्ड का पेज और कार्ट का पेज सेम है, ठीक है। ये आपको अब इस चीज की चिंता नहीं करनी, बिल्कुल सेम। अगर आपको मैं शुरू से भी इसकी लुक दिखा रहा हूँ, कार्ट का पेज और ऑर्डर, आपने अपना कार्ट का पेज ही कॉपी करके तो ऑर्डर बुक्ड वाले पेज पे सारा कोड पेस्ट कर देना। देखें क्या फर्क है दोनों में, नहीं फर्क है। हाँ, जो फर्क है वो मैं आपको बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा, वो थोड़ा सा फर्क है। तो फिलहाल कार्ट का सारा कोड आपने किस में जाके शिफ्ट कर देना, ऑर्डर बुक्ड वाले पेज पे। बाकी इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या फर्क है, वो मैं बताता हूँ। इधर होम कंट्रोलर पे आए, सॉरी जी, देखते हैं जी ऑर्डर बुक का जो है ना अब एक्शन करता क्या। तो आपको पता है ऊपर मैंने ये देखें, ये मैंने जो ऑर्डर की जितनी भी डिटेल थी ना ऑब्जेक्ट ओ में थी, तो उसको मैंने स्टोर करवा लिया था सेशन ऑर्डर में। सेशन ऑर्डर पे मैंने स्टोर करवा लिया था इस चीज को। अब मैंने सेशन ऑर्डर, ठीक है, इससे पहले मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की ऑर्डर के टेबल के साथ ही, ठीक है, टाइप कास्टिंग कर दी, क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। और इसका मैंने जो टेबल का ना अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे ऑर्डर के टेबल का। अच्छा, इससे नीचे है ये कस्टमर का CIDD, वो मैं आपको ऊपर सेशन बता चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। उसकी टाइप कास्टिंग की मैंने इस कस्टमर के साथ और इसको मैंने कस्टमर के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया, ये दो चीजें। अब नीचे मैंने इतना सारा जो लाइन ऑफ कोड है ना उसको कमेंट किया हुआ है, ठीक है। और उससे नीचे ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड कमेंट किया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, चूंकि ये कंसीडर नहीं होता। ये काम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, db.orders.add ओ, मतलब जो ऑब्जेक्ट था ना हमारा ये वाला ओ, जो भी आप इसका नाम रखेंगे, मैंने ऑर्डर से ओ रख दिया, ये मैंने ऐड कर लिया और टेबल में चेंजेस को सेव कर लिया। मिसाल के तौर पे यहाँ तक पता क्या होगा कि जो भी डाटा आपने ऐड किया होगा ना वो अब जाके आपकी डेटाबेस में सेव होगा। यानी कि इस स्टेप के बाद
समझ पा रहे हैं इस चीज को? इस स्टेप के बाद जाके आपका डाटा यहाँ पे सेव होगा, इस स्टेप से पहले नहीं। नीचे आते हैं। अब ये थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड है इस चीज को, और इसके बाद रिटर्न व्यू और हमारा कोड खत्म हो गया, मतलब आखिरी है। मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा, मैं असल में मैंने लिस्ट क्रिएट नहीं की है। आपको अगर याद होगा ना पुरानी वाली बात, तो हम लोगों ने गाइस शॉपिंग कार्ट जब लिया था ना, ये माई कार्ट, तो इसमें सेशन तब लिया था, और तब मैंने सेशन आपको डिटेल से समझाया भी होगा। ये देखिए, अगर मैं मजीद पीछे की तरफ जाता हूँ, हाँ ये लिस्ट आपको नजर आ रही है जो हमने माइनस फ्रॉम कार्ट के वक्त यूज की थी, वही लिस्ट मैंने अब यहाँ पे यूज की है। अच्छा गाइस, अब वो जो शॉपिंग कार्ट की हमारी लिस्ट थी वो मैंने वापस यहाँ पे मंगवा ली, और उसको मैंने एक नई लिस्ट क्रिएट की, पी के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई। अब ये हम काम क्यों कर रहे हैं, पहले मैं आपको इसका थीम समझाता हूँ। अभी आपको पता है मैंने db.order.add किया। इसका मतलब क्या होता है कि हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाते हैं, इस लाइन ऑफ कोड का ये मतलब होता है। डेटाबेस पे चलता हूँ और आपको एक पेज दिखाता हूँ, दो हमारे पास टेबल थे, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल। अभी तक यहां तक मैंने ऑर्डर वाले टेबल पे डाटा स्टोर करवाया, लेकिन मैंने ऑर्डर डिटेल वाले टेबल पे डाटा स्टोर नहीं करवाया। अब इस लाइन ऑफ कोड में मैं नेक्स्ट काम करने जा रहा हूं, ठीक है। ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर मैंने किया ऑर्डर के टेबल पे डाटा स्टोर करवाया। यहां अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑर्डर डिटेल वाले पेज पे डाटा स्टोर करवा रहा हूं। अब दूसरी चीज, ऑर्डर डिटेल वाले पेज पे मैं फॉर लूप क्यों ले रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है। और फिर इसके ऊपर मैंने माई कार्ट सेशन की लिस्ट क्यों ली, ये दो चीजें, ये दो पहले सवाल है कि ये हमने एक लिस्ट क्यों ली, और सेकंड के साथ हमने ये फॉर लूप क्यों यूज किया। ये बात समझाता हूँ, मैं आपको वापस चलता हूँ। अगर मैं लिस्ट में प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, सॉरी से रिफ्रेश करने दे देना, एक मिनट गैस, मैं इस पेज को जरा अगेन ओपन करता हूँ आपको ये चीज समझाने के लिए। जी, प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट, और एक ये प्रोडक्ट। अब ये देखें यहाँ पे शॉपिंग कार्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट। और आपको पता है मैंने इन दोनों प्रोडक्ट्स की डिटेल ऑर्डर डिटेल में रखनी है। इस चीज को समझें, एक प्रोडक्ट की नहीं, दोनों प्रोडक्ट की डिटेल कहां पे रखनी है, ऑर्डर डिटेल के टेबल पे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिस्ट मंगवाई। कौन सी लिस्ट मंगवाई, मैंने बोला क्योंकि ये सारी की सारी शॉपिंग कार्ट लिस्ट में मौजूद है। ये जो मेरी दोनों प्रोडक्ट्स है ना, उनकी डिटेल किस लिस्ट में मौजूद है, इस लिस्ट पे मौजूद है। इसलिए मैंने लिस्ट इंपोर्ट करवाई। उसके बाद मैंने फॉर लूप यूज की। मैंने कहा भाई मुझे कोई नहीं पता कि इस लिस्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो तुम क्या करो, आई को लेस देन रखो पी डॉट काउंट से, और पी ये लिस्ट है कि लिस्ट के अंदर जितनी आइटम्स हैं वहां तक तुमने फॉर लूप चलानी है। बस ये बात है। फॉर लूप का क्या मतलब है कि इस लिस्ट में जितनी आइटम है, और कौन से आइटम की बात हो रही है भाई, इन आइटम्स की बात हो रही है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी, 10 भी हो सकते हैं। नीचे आए तो ये इस फॉर लूप का पर्पज ये था। नेक्स्ट आते हैं, अब ऑर्डर डिटेल का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ऊपर हमने ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब अगेन इधर आके ना मैं आपको फिर वो चीज समझाता हूँ। ऑर्डर डिटेल वाले पेज को मैं ओपन कर लूँ। अब ऑर्डर डिटेल में ऑर्डर एफ आई डी है, प्रोडक्ट एफ आई डी है, परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है, क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पे आएंगी। ऑर्डर एफ आई डी, प्रोडक्ट एफ आई डी, क्वांटिटी, परचेज प्राइस और सेल प्राइस। और इनकी जो है ना, मैं अगेन बता रहा हूँ क्या चीज, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। और ये ओडी डॉट वाला क्यों है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम ओडी रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट मैंने लिया ऑर्डर की आईडी, वेरिएबल लिया, और जिसमें मैंने डीबी डॉट ऑर्डर डॉट मैक्स, यानी कि मैक्स से मुराद यानी कि जो ऑर्डर किया था ना कस्टमर ने, उसकी आईडी मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। आईडी मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद ओडी डॉट ऑर्डर एफ आई डी,
इक्वल टू ऑर्डर आईडी, यानी कि ये देखें, यहाँ से मैंने ऑर्डर की आईडी ली और ऑर्डर की आईडी मैंने इस वाले वेरिएबल को दे दी और वो ऑर्डर आईडी मैंने ऑर्डर एफ आईडी पे स्टोर करवा दी। और ये भला कौन सा ऑर्डर एफ आईडी है, ये यही वाला। तो ये ऑर्डर एफ आईडी भला कौन सी होगी कि जो आईडी, जिस ऑर्डर आईडी से क्लाइंट ने ऑर्डर किया हुआ है तो वो एस एफ आई डी। इसके बाद प्रोडक्ट पी से, यानी कि प्रोडक्ट है हमारी ये लिस्ट है। आई मतलब आई में पहले वन, सॉरी आई में पहले जीरो होगा, फिर आई में वन होगा, ठीक है। और लिस्ट में जितनी प्रोडक्ट होगी आई में उतनी आइट्रेशन होगी। तो उस लिहाज से हमने ये जो कि अरे फिर लेनी पड़ेगी ना मुझे, ऑफ कोर्स। तो ये अरे की फॉर्म है, पी आई में जो भी जीरो वैल्यू होगी तो डॉट प्रोड आईडी, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट आईडी आ रही है वो चीज़, फिर क्वांटिटी, ये बाकी उसी टेबल में से सारा डाटा आ रहा है। और ये परचेज प्राइस और सेल प्राइस, ये जो हमने किया ना कन्वर्ट डाट टू डेसिमल, तो वो आपको पता है कि इंटीजर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये मेथड है। डेसिमल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक लिया हुआ है, न्यूमेरिक लिया हुआ है। बट यही परचेज प्राइस सेल प्राइस जब मैंने प्रोडक्ट के टेबल पे ली थी ना गाइस, यानी कि यहाँ पे कौन सा मेरा प्रोडक्ट का टेबल है, ये प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है। ये देखें सेल प्राइस मैंने तब ना वार्चर ली थी, ये देखें आपको मैं बता भी रहा हूँ। परचेज प्राइस मैंने वार्चर, ये मैंने गलती से ली थी, हालांकि मुझे तब भी न्यूमेरिक में लेनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तब मैंने ये ब्लेंडर करते मैंने जो था ना एन वार्चर में ली, और अब इसलिए फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट डाट टू डेसिमल। अगर तब उसको ठीक लिया तो तब ये कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली। नेक्स्ट क्या जी, डी बी डॉट ऑर्डर डिटेल्स, यानी कि आप ऑर्डर डिटेल्स में ओडी सारा ऐड कर दो और सेव चेंजेस कर दो और रिटर्न कर दो व्यू को। अब रिटर्न व्यू का क्या मतलब है भला, ये है जी ऑर्डर बुक्ड, इसको रिटर्न कर दो। और मैंने आपसे बोला था इस पेज में और शॉपिंग कार्ट वाले पेज में कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कोई फर्क नहीं है। ये आपने शॉपिंग कार्ट वाले पेज की देख लें, फर्क क्या होगा, ऐड टू कार्ट की जगह पे आपने ऑर्डर बुक कर देना है, इसी पेज को जब वहां पे कॉपी पेस्ट करना है। दूसरा आपने चेंज क्या करना है, आपने ये प्लस माइनस के बटन वहां से रिमूव कर देने हैं, और ये रिमूव और ये कांटा आपने वहां से रिमूव कर देना, बाकी ये सारी चीज वैसी रहेगी। प्रोसीड टू चेकआउट पे आपने जस्ट पेड लिख देना, ठीक है। अब इसकी शक्ल और उसकी शक्ल में बस इतना ही फर्क है जो मैंने भी आपको बता दिया। अगेन प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ जी, मैंने लॉगिन कर लिया। अब वो जाएगा सबसे पहले ये जी पेपाल की तरफ से, ये है मेरा पेपाल का कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जिस अकाउंट से मैंने ट्रांजैक्शन करनी है, और ये आपने यही अकाउंट यूज कर लेना, ठीक है। तोहा सॉरी faha@tourismpk.com, इसका पासवर्ड भी मैं आपको बल्कि शो करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। faha2526, आपने यही आईडी और यही पासवर्ड यूज कर लेना। अभी आपने पर्सनल अकाउंट भी नहीं बनाना, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, बाद में बना लेंगे हम लोग। तो ये पेपल का पर्सनल अकाउंट है faha@tourismpk.com, और ये इसका पासवर्ड आपने यूज कर लेना। और जो बिजनेस अकाउंट यूज करना मैंने आपको वो भी बता दिया। तो अकाउंट क्रिएट करने वाली जो है ना जान भी आपकी वो भी बख्शी होगी। लॉगिन पे क्लिक कर दें, जी उसने बता दिया कि पे नाउ, डायरेक्ट पे नाउ कर देते हैं जी। हमने पे नाउ कर दिया, यू पेड, आगे उसने सारी डिटेल बता दी। रिटर्न टू मर्चेंट, ये जब रिटर्न टू मर्चेंट करेंगे अब मुझे किस पेज पे लेके जाएगा, ऑर्डर बुक्ड वाले पेज पे लेके जाएगा। और ऑर्डर बुक्ड वाला पेज जो मैंने अभी आपको दिखाया था जी। और अब बताएं शॉपिंग कार्ट वाले में और ऑर्डर बुक वाले पेज में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, सही है। जो फर्क था वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह जो है ना हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, सारे के सारे जो कंसेप्ट थे हमने पेमेंट तक के लिए कर लिए। छोटी सी चीज़ है, एक दफ़ा मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, ये ऑर्डर बुक वाला पेज है जी, इसको गौर से देख लें, ठीक है। फिर ना कहीं आपको इशू नज़र आ जाए इसमें, ठीक है। एक दफ़ा मैं पेज मूव करके आपको दिखा रहा हूँ जी। ये यहाँ पे हमने क्वांटिटी और उसकी जो अमाउंट को प्रोसेस किया था, ठीक है जी। कमेंट वाले सेक्शन को हम लोग नहीं रीड करते, ओके जी। ये अब बाद में आपने रिमूव कर लेना, चूंकि ये ऑर्डर बुक का पेज है तो अब इस पे मैंने क्लिक नहीं करवाना, ओके। और ये मेरा जी कार्ड का पेज है, इसकी भी शक्ल देख लें, वैसी ही है। अच्छा गाइस, एक चीज़ अब आपने ध्यान में रखनी है, मुमकिन है कि ये वीडियो आपको समझ ना आए, हो सकता है,
क्योंकि थोड़ा सा लेंथी काम था। ठीक है, मुमकिन है आपके एरर्स भी आए, आपको प्रॉब्लम्स भी हो इससे। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एक दफ़ा देखने के बाद फिर अगेन देखें, और मुझे फिर यकीन है कि आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद फिर आपने वीडियो देखनी है तो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। चूँकि हाई कंसेप्ट थे तो कहीं ना कहीं इम्बिग्विटी रह जाती है। अब अगर एक जगह पे इम्बिग्विटी रह जाए तो फिर बाकी चीज़ों पे भी ना प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब तक के लिए इतने, ये काम करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। हाँ, छोटे मोटे टास्क हमारे अभी इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, और वो टाइम है वो हम करते रहेंगे। वो छोटी मोटी है, अब मतलब वो 2-2 3-3 मिनट की थी, मेन काम हो गया। ठीक है, अब छोटी छोटी चेंजिंग्स हैं, इसको इम्प्रूव करना है, प्रोजेक्ट को मैच्योर करना जितना हो सके। ठीक है, और वो जितना वक्त होगा उतना करते जाएंगे, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाली। ये प्रोजेक्ट हर साल अपडेट होते हैं, इनमें नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो वो ऑफ कोर्स आती रहेंगी। लेकिन हमारे पास जितना टाइम होगा हम उतना, अब हम जो काम करेंगे ना नेक्स्ट, वो इसके एक्स्ट्रा फीचर होंगे, और वो एक्स्ट्रा फीचर हम वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि सर मैंने जो आपको बताए थे पॉइंट, इनके प्रपोजल पे लिखे थे वो तो कंप्लीट है, अब मैंने उसके अलावा भी इतना काम किया, तो ये आपको शाबाश मिलेगी कि आपने एक्स्ट्रा काम किया। ठीक, अल्लाह हाफिज़।